हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिशु की दुनिया। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। एंड जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी बेस्ट विशेस किस लिए देती हूँ मैं? इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ जो हमारा गोल्डन टाइम चल रहा होता है, जो हमारा प्रेगनेंसी टाइम है, उसे आप बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए और जल्दी से आप लोगों के प्यारे प्यारे अच्छे हेल्दी बेबी आप लोगों के पास आ जाएँ। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी, जो कि है सेकंड सिजेरियन डिलीवरी स्टोरी। जी हाँ, मेरा सेकंड टाइम जो सिजेरियन हुआ है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। एंड इस वीडियो में मैं कंपैरिजन भी करूँगी अपना फर्स्ट सिजेरियन एक्सपीरियंस एंड सेकंड सिजेरियन एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में एक साथ में कंपैरिजन करते हुए शेयर करूँगी, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट सिजेरियन हुआ था उसके बिल्कुल उल्टा मेरा सेकेंड सिजेरियन हुआ था। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखते हुए अपने जो डिसीज़न है वो लीजिएगा। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। सो गाइज़, आपको क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा बेल को बजा करके, जिससे कि आपको मेरी सारी आने वाली वीडियोस आपको बहुत अच्छे से मिल जाएं। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी प्यारी वीडियोज़ बना सकूँ और आपको थोड़ी सी अपनी नॉलेज भी दे सकूँ, जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं उन्हें क्लियर आउट कर सकूं। सो गाइज़, आप लोगों को और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा सा होता जा रहा है। आप लोग बहुत प्यारे प्यारे मेरे फ्रेंड्स बन चुके हो। सो लव यू गाइज़ एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी, बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज़ ना बहुत टाइम होता चला जाता है और आप लोग भी शायद बोर होते चले जाते होंगे ना। लाइफ का जो सबसे बड़ा सपना होता है वो होता है हमारी शादी का। मोस्टली गर्ल्स का शादी का ही होता है, शायद मेरा भी था जब तक मैं माँ नहीं बनी थी, कि हमें ऐसे रेडी होना है, हमें ऐसा मेकअप करना है, हमें ऐसा बैंक्वेट हॉल चाहिए, हमें ऐसी ड्रेस चाहिए, हमें यहाँ पे जाना है, हमें वहाँ पे जाना है, फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जब शादी के बाद हम माँ बनते हैं ना, उस चीज़ को, जब हमारी डिलीवरी होती है, उस चीज़ को हम वर्ड्स में आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकते। और शायद आप भी ना कर पाओ जब आप माँ बन जाएगी, या जो भी लेडीज़ माँ बन चुकी हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगी, क्या आप बता सकते हो अपने वर्ड्स में उस चीज़ को जब आपने फर्स्ट टाइम अपने बेबी को देखा होगा? मैं सच में आप लोगों के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं ऐसा बोल रही हूँ। सच में आप शेयर नहीं कर सकते उस चीज़ को। जब हम फर्स्ट टाइम अपने बेबी को देखते हैं ना, वो लाइफ का सबसे अच्छा वाला पार्ट होता है ना। उस टाइम पे मेकअप होता है ना, हमारी ड्रेस अच्छे से होती है ना, हमारा कोई लुक होता है, फिर भी हमें ज़िंदगी का सबसे हसीन पल वही लगता है। और मेरे हिसाब से लाइफ टाइम का सबसे हसीन पल वही होता है जब हम हमारे बेबी को डिलीवर करते हैं और अब जब हम हमारे बेबी को फर्स्ट टाइम देखते हैं। आई होप आप लोग भी इस बात से बहुत अच्छे से सहमत होंगे। सहमत हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक मैं दे दूँगी। और नहीं मिलेगा तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है वो, बट इस वाली वीडियो को मैं बहुत छोटा सा बनाने वाली हूँ। सो गाइस, जो मेरा फर्स्ट सिजेरियन हुआ था, इसीलिए मुझे अपना सेकेंड सिजेरियन भी कराना था। मुझे नहीं कराना था, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी थी उसको बहुत कम टाइम हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने अपनी फर्स्ट बेबी गर्ल को खो दिया था। वो नहीं थी मेरे पास में आफ्टर 2 months and 11 days। सो उसके बाद में मेरी कुछ हालत ठीक नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था कुछ भी। आप लोग समझ सकते हो, इस चीज़ को भी मैं बता नहीं सकती हूँ वर्ड्स में। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे फटाफट से जल्दी से कंसीव करना है। मैं डॉक्टर से मिली, क्योंकि मेरी हालत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरे सिजेरियन को भी 2.5 महीने ही हुए थे। मेरी बेबी गर्ल 2 months and 11 days की चली गई थी। तो उसके बाद में मैंने अपने डॉक्टर्स से मिली, उनसे एडवाइस ली, क्योंकि सिजेरियन के बाद कंसीव करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और जो मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी हुई थी ना, फर्स्ट मैंने जब कंसीव किया था वो भी मैंने मतलब नेचुरली कंसीव किया था, बट मैंने थक हार करके मेडिसिन लेना छोड़ दिया था। उसके 3 महीने बाद वो नेचुरली कंसीव हुआ था, बट मैंने उससे पहले 1.5-2 साल तक कंटिन्यूसली कंसीव करने के लिए मेडिसिन ली थी। तो उस बारे में मैं कभी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी वो एक्सपीरियंस। आगे बढ़ती हूँ और मैं बताती हूँ कि उसके बाद में मैंने कंसीव करने के लिए मेडिसिन ली। देन ये क्वेश्चन भी आ रहा था कि आपने कितने दिन बाद कंसीव किया, तो मैंने
प्रॉपर 10 मंथ्स बाद में कंसीव किया था फर्स्ट सिजेरियन के। लाइक मेरा 22 अक्टूबर 2018 में फर्स्ट सिजेरियन हुआ था एंड अगस्त में मैंने कंसीव कर लिया था। अगस्त में मेरी लास्ट जो LMP थी वो थी। देन अगस्त में ही मैंने 10 अगस्त मेरी लास्ट LMP थी। देन उसके बाद में मैंने कंसीव कर लिया था। कम्प्लीटली 10 मंथ बाद मैंने कंसीव किया था। देन उसके बाद में अच्छे से चली मेरी प्रेगनेंसी। जैसे ही मैंने डॉक्टर से मिली, धीरे धीरे जो मेरा प्रेगनेंसी टाइम था वो मैं अलग वीडियो में शेयर करूँगी। देन उसके बाद में बात करते हैं आप डायरेक्ट डिलीवरी की। तो डिलीवरी टाइम पे क्या हुआ कि मुझे मेरा बहुत कम टाइम था फर्स्ट सिजेरियन को। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि हम आपका 38th वीक में या 39th वीक में आपका सिजेरियन कर देंगे। जी हाँ, तो उस चीज़ के लिए भी मैं प्रॉपर रेडी थी। तो उसके बाद में बात करते हैं, डॉक्टर के पास गई, चेकअप हुए 38 वीक में। मैं सोची अब 38 वीक हो चुका है तो मुझे एडमिट कर लेंगे। एडमिट नहीं किया मुझे, उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए, आपको कोई भी ऐसे इशू नहीं है। बट पहले मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी 7th मंथ के आसपास में, मुझे बहुत प्रॉब्लम चली। तो उस टाइम पे तो लगा शायद मेरा 8th मंथ मतलब निकल जाए, वो बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए उस टाइम पे। बट भगवान का शुक्र है बहुत अच्छे से निकल गया 8th मंथ। 9th मंथ जैसे लगा मैं हैप्पी हो गई। देन उसके बाद में 38th वीक में मुझे एडमिट नहीं किया गया। उसके बाद में मुझे 38 + 5 वीक्स पे मैं एडमिट हुई। देन उसके बाद में मुझे 2 दिन एडमिट करके रखा और 39th वीक में मेरी डिलीवरी हुई। स्टार्टिंग में ही मेरी डिलीवरी हो गई। और जब जिसके सिजेरियन को बहुत कम टाइम होता है ना, उनकी डिलीवरी बहुत जल्दी से हो जाती नहीं है, कर देते हैं, सिजेरियन कर देते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। उसके बाद में मेरा सिजेरियन हुआ था, उसका जो टाइम है ना वो बहुत लंबा चला था। मेरा 1-1.25 घंटा सिजेरियन चला था। मैं अंदर गई थी शायद 2 बज कुछ मिनट पर और 3:16 पे मेरा बेबी बॉय बॉर्न हुआ था। 3:16 पे। देन उसके बाद में कम्प्लीटली 1.5 घंटे के आसपास सिजेरियन चला था। क्योंकि आपका जो फर्स्ट सिजेरियन होता है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जो कट लगता है वो फटाफट से लग जाता है। सेकंड जो सिजेरियन होता है वही हमारा जो सिजेरियन था वही ओपन होता है। तो उसके जो स्टिचेस होते हैं ना, आप लोग समझ सकते हो, वो बुरी तरह से चिपक जाते हैं हमारे शरीर के ऊपर। तो वही स्टिचेस खोले जाते हैं और 7 परतें होती हैं जो खोली जाती हैं। तो डॉक्टर्स को इस चीज़ में टाइम लगता है। मैं खो जाती हूँ सच में। स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। सिजेरियन के लिए ले जा रहे थे, मुझे घबराहट नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, लेटी वहाँ पर बहुत अच्छे से। देन उसके बाद में जो आपका एनेस्थीसिया लगता है उसका एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। फर्स्ट जो एनेस्थीसिया लगा था ना मुझे, उसमें भी मुझे पेन हुआ था। इसी डिलीवरी की बात कर रही हूँ, सेकेंड डिलीवरी की। एनेस्थीसिया लगा, क्लियरली आपको बताते रहते हैं इंस्ट्रक्शंस की आपकी कमर में लगता है, यहाँ पे बैक पे रीढ़ की हड्डी में आपको एनेस्थीसिया लगता है। क्लियरली क्लीन करते हैं वो उस जगह को, उस पार्ट को, उसके बाद में एनेस्थीसिया लगाते हैं। मुझे वो एनेस्थीसिया मतलब जो जगह होती है वहाँ पे ना लग के मुझे नीचे या ऊपर इस तरीके से वो कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अपनी कमर सीधी रखिए, नॉर्मल रहिए, मतलब रिलैक्स रहिए, बिल्कुल भी टाइट नहीं होना होता है। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स थी कि मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से पता था कि पेन नहीं होगा, और सच में पेन नहीं होता है। बट हल्का सा कहीं ना कहीं जब एक ही जगह पे 2-3 बार इंजेक्शन लगेगा तो आपको पेन होगा ही, थोड़ा बहुत तो पेन होगा ही। तो मुझे तीसरी या चौथी बार में मुझे वो एनेस्थीसिया लगा। धीरे धीरे करके पैर आपके सुन्न होते चले जाते हैं। जैसे ही एनेस्थीसिया लगा उन्होंने मुझे लिटाया, बट जो पोजीशन थी वो मेरी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने बोला थोड़ा नीचे होइए, थोड़ा नीचे होइए, और मेरे पैरों में सुन्न होना स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने खुद भी प्रेशराइज्ड करके मुझे मतलब प्रॉपर जगह पे ले आए। जस्ट 3-4 सेकेंड में ही सब कुछ हो गया। उसके बाद में मैं आराम से लेटी, रिलैक्स थी। मैंने सोचा चलो एनेस्थीसिया लगा, अब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मेरे जो एक्सपीरियंस था, आपके बहुत ज़्यादा रूम में जाते ही आपको बिल्कुल भी ये देखने का टाइम नहीं मिलेगा कि इधर क्या है इधर क्या है। फटाफट से आपको क्लीन करते हैं, आपकी कमर को एनेस्थीसिया लगाते हैं। एक बेंच इधर होता है, एक बेंच इधर होता है।
यहाँ पे आपके पल्स की मशीन लगा देते हैं, बीपी का यहाँ पे लगा देते हैं, और इनमें भी पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। तो आपको इस तरीके से लेटे रहना होता है। आँखों पे आपके पट्टी लगा देते हैं जो आपको कुछ भी दिखाई ना दे, बट आपको बहुत अच्छे से पता रहता है, बहुत अच्छे से आप इधर उधर की आवाज़ें सुन रहे होते हो, और जो भी वो लोग बात करते हैं वो बहुत अच्छे से सुनाई देता है आपको। तो इसीलिए जो ऑपरेशन थिएटर होता है, ओटी होता है, उसमें बहुत कम लोग डॉक्टर्स जो होते हैं वो बात करते हैं, जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो। थोड़ी ही देर बाद मतलब मैंने उनको बोला कि मुझे ना सुन नहीं हुआ है अच्छे से, मुझे फ़ील हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी फ़ील होगा आपको, बट एक आध मिनट बाद आपको बिल्कुल सुन हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो मुझे बहुत अच्छे से फ़ील हो रहा था, जैसे वो पेट पे हाथ लगा रहे तो भी मुझे फ़ील हो रहा था, बट धीरे धीरे वो सुन्न होता चला गया। बट फिर भी मुझे वो स्टिचेस ओपन कर रहे थे, तो जैसे प्रेशर होता है ना, हाथ का प्रेशर पड़ता है बहुत तेज़ से, जब प्रेशर पड़ता है तो वो चीज़ मुझे फ़ील हो रही थी, और मुझे बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। जैसे ही मेरे स्टिचेस खुल रहे थे मुझे बहुत अच्छे से फ़ील हो रहा था, सुन नहीं थी मैं बिल्कुल भी। बट हाँ, ये होता है ना, जैसे आप बर्फ़ लगा देते हो तो वो जगह बिल्कुल सुन हो जाती है, बट कहीं ना कहीं आप टच करते हो तो वो पता रहता है आप लोगों को। बस वैसा ही हो रहा था मेरे साथ में, वैसे ही फीलिंग थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, बिल्कुल भी मेरी सांस नहीं आ रही थी। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में चलती ही रहती है। इस वाली प्रेगनेंसी में मुझे थोड़ी ज़्यादा हुई ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो इस वजह से मैंने सोचा कि शायद इसीलिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे सांस नहीं आ रही है, तो उन्होंने मास्क ही पहना हुआ था, उन्होंने सोचा कि शायद मास्क की वजह से, तो उन्होंने क्या है मास्क के ऊपर से ही मुझे ऑक्सीजन लगा दिया। मुझे बहुत रिलीफ मिला उस टाइम पे। देन उसके बाद में मैं लेटी रही, मुझे सब कुछ पता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कुछ कर भी नहीं सकते थे, आराम से आपको लेटे रहना है। बट ये हो रहा था जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। आंखें मेरी बंद थी, सुनाई मुझे सब कुछ दे रहा था, तो ऐसे होता फटाफट से मुझे पता चल जाए कि क्या हुआ है। मुझे सबसे बड़ी जो टेंशन थी ना वो मेरे साथ में ये थी कि मेरा बेबी अच्छे से आए, क्योंकि जो मेरे फर्स्ट डिलीवरी हुई थी ना, जो मेरी फर्स्ट बेबी गर्ल थी, वो फिज़िकली ठीक नहीं थी। तो सबसे बड़ी जो टेंशन थी मेरे लिए वो यही थी कि मेरा जो बेबी है ना वो अच्छे से आ जाए, हेल्दी हो बस। मुझे बेबी गर्ल की बिल्कुल टेंशन नहीं थी कि मुझे और बल्कि मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए थी, क्योंकि आपका जो फर्स्ट बेबी का लगाव होता है ना वो अलग ही होता है। ये भी मुझे बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा मेरे लिए यही है अब जो मेरा बेबी बॉय है। बट होता है ना कि मुझे वही चाहिए, मुझे दिशु ही चाहिए, दिशु ही चाहिए। दिशु नाम रखा था मैंने अपनी बेटी का, दिव्यांशी एंड दिशु, तो मुझे था वही चाहिए। तो सबसे बड़ी जो मेरी टेंशन चल रही थी ना वो इस वजह से मुझे शायद ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। तो बट फिर भी मैं सोच रही थी कि रिलैक्स रहूँ, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही ऐसा हुआ था मेरे साथ में कि आपकी डिलीवरी इंस्टेंट करनी पड़ेगी, और क्योंकि जो मेरा सिजेरियन का टाइम था वो कम था और प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरी प्रेगनेंसी में, तो इसलिए मैं बहुत रिलैक्स थी। देन उसके बाद में मुझे मतलब पेन, हल्का हल्का पेन होने लगा। मैं सोची सुन हो जाएगा ये थोड़ी देर बाद। देन उसके बाद में जब पता चला कि उन्होंने बताया नहीं कि क्या हुआ है, उसके बाद में मुझे बाद में पता चला कि इन लोगों ने बेबी बॉय को जा कर के मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड को दिखा दिया था, क्योंकि मम्मी ने मुझे बाद में बताया था। और उसके बाद में बेबी निकला, बहुत अच्छे से आवाज़ आई, बहुत अच्छे से आवाज़ आई। इतनी तेज़ रोया ये लड़का, गंदा बच्चा, इतनी तेज़ रोया। और उसके बाद में मुझे वही था, फटाफट से बीच में से कट हो गया, कॉल आ गई थी। तो मैं ये सोचती फटाफट से मतलब मेरे स्टिचेस वगैरह लगाओ, जल्दी से मुझे बाहर निकालो, जल्दी से मुझे मेरा बेबी दिखाओ। उसके बाद में काफ़ी टाइम लगने के बाद एटलीस्ट 1.5 घंटा तो मुझे आराम से लगा, क्योंकि मैं शायद 2:30 बजे के आसपास गई थी और निकली थी मैं 3:45 ऐसे कुछ टाइम था, उस टाइम पे निकली थी। क्योंकि स्टिचेस करने में भी आपको टाइम लगता है, और 10-5 मिनट तो वो आपके ऐसे ही ख़राब कर देते हैं। जैसे ओटी के बाहर निकलने के बाद उन्होंने मेरा जो मेरी जो डिलीवरी हुई है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है, उसके बाद में उन्होंने वो फाइल पे लिखते हैं अपने बेबी का सब कुछ, वो लिखा था। तो मुझे अंदर ही पता चल गया था, जो नर्स थी ना वो बोल रही थी कि जो डॉक्टर होंगे या जो वहाँ पे स्टाफ होता है, अंदर 3-4 लोग थे, तो जेंट्स भी थे जो स्टाफ होता है नर्स के साथ में, तो
वो ही आपस में बात कर रहे थे कि आपके जैसा बेबी है ऐसे। तो उन्होंने बोला अच्छा ये मेरे जैसा है, मतलब इस तरीके से। तो मुझे कहीं ना कहीं लग गया था, कंफर्म नहीं था कि शायद बेबी बॉय है, शायद कंफर्म नहीं था, बट मुझे ये था कि हेल्दी हो, चाहे मेरा बेबी गर्ल हो, चाहे मेरी बेबी गर्ल हो, चाहे मेरा बेबी बॉय हो। देन उसके बाद में मेरे स्टिचेस लगे, सब कुछ हुआ, मैं बाहर गई। बाहर जाने से पहले आपकी जो ब्लीडिंग है वो आपका जब ऑपरेशन होता है तभी से स्टार्ट हो जाती है, तभी से स्टार्ट हो जाती है। मैं एटलीस्ट 2 मिनट के लिए ओटी में रही थी। देन उसके बाद में जब वो आपको स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पर ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो टेबल ही होती है जहाँ हमारा ऑपरेशन हो रहा होता है। देन उसके बाद में उस टेबल मतलब बेड टाइप में ही था वो, टेबल बोल लीजिए, बेड बोल लीजिए, इस तरीके से सिर्फ इतना ही था जितना स्ट्रक्चर होता है। आपको ट्रांसफ़र करते हैं तो मैंने मतलब देखा, जैसे ही मैं ट्रांसफ़र हुई वहाँ पे मैं लगभग 30-40 सेकेंड रुकी थी, तो नज़र जाती ही हमारी, जैसे ही मैंने इधर देखा बहुत सारा ब्लड था, तो मुझे पता चल गया था कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं बहुत अच्छे से उस पर लेटी। देन उसके बाद में मैं बाहर गई, वहाँ पे उन्होंने बताया, जब वो फाइल वगैरह में लिख रहे होते हैं कि बेबी की डिटेल्स तो बताइए, तो बेबी की डिटेल्स उन्होंने बताई कि कितने केजी का हुआ है, कितने किलो का हुआ है, सेक्स क्या है उसका। तो उन्होंने क्या बोला कि ये वाई है। उन्होंने बोला बेबी का सेक्स क्या है, तो उन्होंने बोला वाई है। तो मुझे तभी कंफर्म हो गया था, क्योंकि जो बेबी गर्ल होती है XX होता है और बेबी बॉय में XY होता है, और वैसे भी बॉय में Y ही आता है। तो आई डोंट नो ये बॉय की वजह से किया उन्होंने या XY की वजह से, तो मुझे क्लियर आउट हो गया ये। देन उसके बाद में मैं नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गई, जहाँ पे 6 बेड थे, 3 इधर थे 3 इधर थे। काफ़ी बड़ा हॉल था वो। वहाँ पे आपको 6-8 घंटे के लिए रखते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सिजेरियन के बाद में। उसके बाद में आपको वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो वहाँ पे मैं लेटी तो मुझे मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई, जैसे वो एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होने लगा, मुझे मेरी हालत सच में ख़राब हो गई। मुझे इतना पेन होने लगा, इतना पेन होने लगा। मैंने मम्मी को बोला, मेरी मम्मी थी मेरे साथ में, उसके बीच में ही मुझे मतलब बेबी को दिखाया, बट मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मतलब मैं रोने को हो रही थी, इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, आप लोग सहन नहीं कर सकते हो। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे बहुत पेन हो रहा है, आप प्लीज़ ये जो स्टाफ है आप उन्हें बोलिए। वहाँ पे एक नर्स नहीं थी, लॉकडाउन चल रहा था, आप लोग समझ सकते हो, बहुत लिमिटेड थे सब लोग, तो वहाँ पे नर्स नहीं थी। मम्मी ने जाके बाहर देखा, तो उन्होंने बोला कि अभी ना शिफ्ट चेंज हो रही है, तो जो शिफ्ट चेंज हो रही है नेक्स्ट आएंगी। जो पहले वाली थी ना वो बोल रही थी कि अभी मैं नहीं देख सकती हूँ, जो नेक्स्ट आएंगी आप उनको बोलिएगा। देन उसके बाद में आधा 1 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा निकल गया, मेरी हालत ख़राब। देन उसके बाद में एक आई, मैंने सोचा कि चलो ये कुछ करेंगे। फिर वहाँ पे उन्होंने रेगुलर सबको चेक किया, सबकी बीपी वगैरह चेक करते हैं। और आपको जब उस वार्ड में शिफ्ट करते हैं 6-8 घंटे के लिए, तो आपको बीपी हमेशा लगा रहता है। एक पल्स की वो मेडिसिन बोल रही हूँ, पल्स के लिए जो लगाते हैं, वो मुझे नहीं बताई कि उसे क्या बोलते हैं, तो वो लगा के रखते हैं हमेशा। तो उन्होंने बोला, चेक किया सब कुछ, मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसे ऐसे पेन हो रहा है। उन्होंने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरा पेन जो है वो कम हो जाएगा, कम हुआ। इस तरीके से करते करते रात को 12 बज गए, 6-8 घंटे हो गए। रात को 1:15 बजे के आसपास उन्होंने बोला कि आपको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। नॉर्मल वार्ड में ले जाने के लिए फिर से आपको उस बेड पे से स्ट्रक्चर पे करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर पे डालकर फिर लेके जाते हैं। वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत मतलब ऐसा होता है बेकार वाला, क्योंकि आपके हाथ पैर सब कुछ सुन्न रहते हैं। आपको भी मतलब इस तरीके से ट्रांसफ़र करना बहुत, आप समझ नहीं सकते हो। मैंने बहुत हिम्मत के साथ, बेबी मम्मी के पास था। उसके बाद में शिफ्ट हुए हम नॉर्मल वार्ड में, जहाँ पे भी शायद 3, 4, 5, 6, हाँ वहाँ पे भी 6 बेड थे, 3 इधर 3 इधर, नॉर्मली 6 बेड थे। वहाँ पे भी काफ़ी बड़े हॉल होते हैं और बहुत स्पेस रहता है बीच में, जिससे कि शायद कोरोना की वजह से इतना स्पेस था कि बेड के पास में भी बहुत स्पेस था, मतलब 2 बेड आराम से आ जाएं, इस तरीके का स्पेस था बीच में। देन वहाँ पे जाने के बाद भी मुझे रिलीफ नहीं, फिर से मतलब वो इंजेक्शन का असर ख़त्म होने लगा, वैसे ही मुझे दोबारा से पेन होने लगा। रात के बज गए थे 2:30-3, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैंने मम्मी को बोला,
वहाँ पे जो नर्स होती हैं, आप लोगों को पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब लोग कहीं ना कहीं रेस्ट करने चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी थक जाते हैं, कुछ भी है। तो मैंने बोला आप काउंटर पे जाके देख के आओ मम्मी, कहीं नर्स हो तो उन्हें बोलो मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो वहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का चल रहा था, बहुत बुरी तरीके से मतलब आवाज़ें आ रही थी, नर्स से किसी की हो गई होगी बहस वगैरह। तो फिर मम्मी ने उस टाइम पर मम्मी ने बोला कि वो पहले ही अपने लगे हुए हैं, मैं अभी जाती हूँ 5 मिनट बाद। देन उसके बाद में उनका शांत हुआ तो मम्मी गई, दोबारा से उनको बोला कि ऐसे जब तक 3 बज चुके थे, इस तरीके से करते करते मैं सोच रही रिलीफ़ हो जाए, मुझे रिलीफ़ हो जाए। उनको बोला, उन्होंने बोला कि अच्छा अभी तो यहाँ पे ना इस वाले वार्ड में, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था तो बहुत स्पेस चाहिए था, तो इस वजह से उन्होंने मुझे मेरे साथ में जो 3-4 ऑपरेशन हुए थे उनको ना एक अलग उसमें शिफ्ट कर दिया था, जहाँ पे ऑपरेशन के जो लोग होते हैं वहाँ पे शायद वार्ड नंबर 6 था, वहाँ पे सारे जो ऑपरेशन के बाद शिफ्ट होते थे उनको रखते थे। बट हम जो 4-5 लोग थे जिनका ऑपरेशन हुआ था, उनको जो लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है उस वाले वार्ड में शिफ्ट कर दिया था, बिकॉज ऑफ कोरोना की स्पेस अच्छे से मिले। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे इनका कुछ भी मतलब इनको देखने वाले अभी डॉक्टर्स नहीं है, तो हम इनको ऐसे ही इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं कोई भी, क्योंकि इनका सिजेरियन हुआ है, नॉर्मल मेडिसिन होती तो हम दे देते। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मम्मी को ऐसे बोल के उन्होंने कहा कि डॉक्टर शायद राउंड पे आएंगे 3-4 बजे के आसपास, तो तब आप बोलिएगा। तो फिर मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है। फिर मम्मी आ गई, बाबू को भी देखना मुझे। बाबू को हम मतलब फार्मूला मिल्क ही दे रहे थे, तो मम्मी ही इसको फीड करा रही थी। इस तरीके से हमने घर से ही पानी मंगवा लिया था। देन उसके बाद में 4 बज गए, 5 बज गए, बाबू सो गया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं। और उसके बाद में मैंने मम्मी से बोला मम्मी आप भी सो जाइए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है क्योंकि ये सारी बातें बहुत अच्छे से चलती रहती हैं। मम्मी सो गई थी आधे घंटे के लिए सिर्फ। मुझे इतना पेन हो रहा था, उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मुझे और बेबी नहीं करना। अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा होता तो शायद मैं बहुत सोचती नहीं इतनी जल्दी कंसीव करने की, कि मैं इतनी जल्दी कंसीव करूं। एटलीस्ट मैं 2-3 साल तक का तो आराम से गैप लेती, बट कहीं ना कहीं मेंटली भी मैं ठीक नहीं थी। और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था सिजेरियन का वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मुझे लगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं अच्छे से जल्दी से मैं अपना बेबी ले आऊँगी। देन उसके बाद में मैं सुबह जैसे ही 6 बजे मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने मम्मी को कई बार भेजा, मैंने कहा देख के आओ आप, कोई भी नर्स अवेलेबल नहीं थी, कोई भी नहीं थी। देन उसके बाद में मैंने 6 o'clock अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो तुरंत वहाँ घर से आए। उन्होंने 6:30 के आसपास हो चुके थे तब तक, क्योंकि मैंने सोचा कि आ जाएंगे, वो फटाफट से आ गए घर से। उसके बाद में वहाँ पे नर्स आई, उनको बोला, उन्होंने बोला कि मैंने आपको बोला था डॉक्टर आएंगे, वो दिखाएंगे, फलाना ढिमकाना। बहुत बहस हुई उनसे। उन्होंने बोला मैं राउंड पे आई थी, आप खुद सो रहे थे, मुझसे बोल रही थी कि आप सो रहे थे बहुत अच्छे से, आपको कोई भी पेन नहीं था। तो इस तरीके से हमारी बहस हो गई कि मुझे 1 सेकंड का चैन नहीं और आप लोग बोल रहे हो कि मैं सो रही थी। तो उन्होंने बोला मैं राउंड पे आई थी, मैंने सबको चेक किया था, आपको भी किया था, बट आप सो रहे थे उस टाइम पे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी, मुझे चैन नहीं, मैं सो कैसे जाऊँगी। इतना पेन हो रहा था मुझे उस टाइम पे कि मैं मतलब सोच रही थी शायद मैं मर ना जाऊँ, इतना पेन हो रहा था मुझे सच में, लिटरली मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में। देन उसके बाद में मुझे उन्होंने इंजेक्शन लगाया, तो मुझे थोड़ी देर बाद ही रिलीफ हो गया। उसके बाद में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बाकी सारा मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा। बट ये जो मेरा 24 घंटे का चला ना, इसने तो मेरी हालत ख़राब कर दी। तो शायद आपका सेकेंड सिजेरियन जो एक्सपीरियंस है वो ठीक ना हो, अच्छा ना हो। ऐसा था मेरा सेकेंड सिजेरियन एक्सपीरियंस। फर्स्ट सिजेरियन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ऐसी फर्स्ट सिजेरियन में फटाफट से मेरा ऑपरेशन हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। उसके बाद में मुझे रात को ही जैसे हल्का हल्का पेन होने लगता है, उसी टाइम पे मुझे इंजेक्शन लग गया था। वो इंजेक्शन से मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था, रात तो दूर की बात है, मैं बहुत आराम से मतलब रिलैक्स थी। बाकी इस वाली प्रेगनेंसी में मैं बताऊं, बाकी जो मेरे 3-4 साथ के जो ऑपरेशन हुए थे वो आराम से रिलैक्स होकर सो रहे थे, और मुझे मतलब बिल्कुल भी मैं इस तरीके से मेरी आँख भी नहीं लगी थी कि मैं
5 मिनट के लिए सो जाऊं, और वो इतने रिलैक्स होकर सो रहे थे, मैं सोची थी इनका ऑपरेशन हुआ है या क्या हुआ है। सो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई होप गाइस आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो, और आगे जो आपका ऑपरेशन होगा उसमें भी आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। अगर आपको फर्स्ट सिजेरियन है तो बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत अच्छे से आपका ऑपरेशन हो जाएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।